श्री जब आएंगे तब हमारे कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे। तो अभी फेसबुक पर भी लाइव करने की सूचना आपकी ओर से हो जाए और कार्यक्रम हम शुरू करें। जय सोमनाथ। संदीप भाई फेसबुक पर लाइव बताइए, अब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं हम। ओके सर। माननीय मंत्री श्री को जय सोमनाथ प्रणाम करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय जी का शुभागमन हो गया है, अतः कार्यारंभ हो जी। ध्वनि की आवाज ललित जी माननीय मंत्री जी की आवाज नहीं आ रही है। ललित जी दशरथ जी देखें वो आ रही है। संयोजक श्री माननीय शिक्षण मंत्री श्री आदरणीय चुडासमा साहेब अपनी साथे जोड़ावी गया है, तो આપણે કાર્યક્રમ ની શરૂઆત કરીએ। ललित जी आवाज आ रही है? ठीक, चरण करें। कहाँ ललित जी कहीं बाहर निकल गए हैं? आ गए हैं ललित जी। हेलो, हरि ओम जी। पुनः वच्मि अहं। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री सोमनाथ संचालय द्वारा समायोजिते कालिदास सप्ताहस्य उद्घाटन कार्यक्रम प्रसंगे अहं ललित पटेलः सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। कवि कुलगुरु कालिदासः कस्य सचेतसः चित्तं न आवर्जयति, यथा मेघदर्शनेन मयूराः नृत्यन्ति तथा तस्य कविता कामिन्याः विलासं दृष्ट्वा सहृदयानां नरी नृत्यन्ते। तादृशस्य महाकवेः कालिदासस्य स्मरणाञ्जलि रूपः अयं कार्यक्रमः वर्तते। कार्यक्रमे अस्मिन् सर्वेषामपि अभिवादनम् अस्मि। कार्यक्रमस्य प्रारम्भः मङ्गलाचरणेन भविष्यति। डॉक्टर श्रीमान जिगर भट्टः अस्य कार्यक्रमस्य मङ्गलं करोतु इति अहं प्रार्थयामि। जिगर भट्टः। या श्रुतिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नास्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। धन्यवादः। इदानीं महानुभावानाम् अतिथीनां स्वागतं कर्तुं निवेद्यन्ते डॉक्टर नरेंद्र पंड्या महोदयः। ते शब्दपुष्पैः महानुभाव करिष्यन्ते। डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या महोदयः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचन चेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयेन श्री कालिदास समारोहः समायोजितः अस्ति। अस्य समारोहस्य अद्य मंगल समारंभः अनेकेषां अतिथीनां महापुरुषाणां विदुषां सन्निधौ जायमानः अस्ति इति अस्माकं कृते गौरवस्य आनन्दस्य च एष विषयः अस्ति। कार्यक्रमे अस्मिन् अहं सर्वेषामपि महानुभावानां स्वागतं व्याहरामि। यथा यक्षः कुटजकुसुमैः मेघस्य स्वागतं चकार तथैव अस्माभिः अद्य शाब्दिकैः कुसुमैः समेषां स्वागतं विधीयते। अस्मिन् उपक्रमे महान्तं परिश्रमं कृत्वा एवं च समयं निष्कास्य अस्मिन् समारोहे समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं गुजरात राज्य सर्वकारस्य शिक्षण मंत्रिणः माननीयाः ज्ञानवृद्धाः वयोवृद्धाः अनुभववृद्धाः तादृशाः भूपेन्द्र सिंह चुडासमाजी महोदयाः अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः सन्ति। अहं तेषां हार्दं स्वागतं करोमि। अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे सारस्वत अतिथिरूपेण अस्माभिः सम्प्राप्ताः सन्ति विक्रम विश्वविद्यालयस्य उज्जयिनी स्थितस्य महाकालस्य भगवतः प्रसाद परिप्लुताः प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा महाभागाः। तेषाम् अहं भूयो स्वागतं व्याहरामि। अथ च अयं कार्यक्रमः येषां मार्गदर्शनेन येषां दिशादर्शनेन सम्पद्यते ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य माननीयाः कुलपतिचरणाः प्रोफेसर गोपबन्धु महाभागाः सन्ति। तेषाम् अहं भूयः स्वागतं व्याहरामि। अत्रैव अस्माकं समक्षं समापन समारंभे कार्यक्रमे येषां विशिष्टं व्याख्यानं वर्तते ते गुजरातस्य गौरवभूताः एवं कालिदास साहित्ये यैः गभीरं संशोधन कार्यं कृतम् अस्ति तादृशाः प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट महोदयाः सन्ति। तेषां हार्दिकं स्वागतं विदधामि। एवमेव अस्माकं समग्रः अपि कार्यक्रमः प्रबंध व्यवस्थापन मार्गदर्शनेन विना न संभवितुम् अर्हति। एतादृशं प्रबंधन मार्गदर्शनं व्यवस्थापन मार्गदर्शनम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महोदयाः डॉक्टर दशरथ जादव जी महाभागाः कृतवन्तः।
तेपि अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः सन्ति। अहं तेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अस्य कार्यक्रमस्य समग्रमपि संयोजनं संकलनं रूपरेखां कुलपतिचरणानां मार्गदर्शने अस्माकं अनुस्नातक विभागस्य अध्यक्षाः प्रोफेसर ललित कुमार पटेल महोदयाः कृतवन्तः। तेषां भूयः भूयः स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामः। अस्मिन् कार्यक्रमे मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति सूत्रानुसारं येन मंगलाचरणं समाचरितं वर्तते तादृशः जिगर भट्ट महोदयः वर्तते। तस्यापि अस्मिन् कार्यक्रमे अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। विशेषतः अयं कार्यक्रमः येषां अस्माकं केन्द्रीय छात्राः सन्ति छात्राणां जिज्ञासूनां कृते वर्तते, संस्कृत रसिकानां कृते वर्तते। कालिदास कवेः काव्ये येषां रसः अस्ति, येषाम् उत्सुकता अस्ति, तेषां कृते एषः कार्यक्रमः वर्तते। विश्वस्मिन् अस्माकं संस्कृत रसिकाः भावुकाः ये जिज्ञासवः श्रोतारः सन्ति, छात्राः सन्ति, अथ च अभिरूपाः विद्वांसः सन्ति, तेषां समेषामपि अहम् अस्मिन् कालिदास समारोह मंगल प्रारंभ प्रसंगे हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि, आनन्दं च अनुभवामि। सर्वेभ्यो भूयो भूयः नमो नमः। अन्यान् कुलपतिवर्यान् प्रोफेसर गोपबन्धु मित्रवर्यान् प्रार्थयामि ते स्ववचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु। प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदय। मान्यः कुलपतयः प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयाः प्रासंगिक उद्बोधनेन अस्मान् उपरिषन्। मान्यः कुलपतयः प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयाः सादर आमन्त्र्यन्ते। समस्या वर्तते, ये अन्य कुलपति जी ज्वाइन कर रहे हैं, समस्या के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो शीघ्र ही ज्वाइन करेंगे। कृपया वयं प्रतीक्षामः। अचिरादेव मान्यः कुलपतिः करिष्यति। काचित् तकनीकी समस्या वर्तते, अतः अचिरात् मान्यः कुलपतयः तत्र अन्तः स्वागतवचोभिः। नमो नमः। इदानीं तत्र स्वागतः मान्यः कुलपतयः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल की ओर से महाकवि कालिदास की जन्म जयंती, जिसे हम आषाढ़ का प्रथम दिवस आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा मानते हैं, उसी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कालिदास सप्ताह कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में समुपस्थित परम श्रद्धेय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, माननीय शिक्षण मंत्री गुजरात राज्य, और मुख्य वक्ता के रूप में श्री महाकालेश्वर का साक्षात प्रातिनिध्य करने वाले उज्जैनी के विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी, और आज के इस उद्घाटन सत्र के स्वागत हेतु हमारे प्रधानाचार्य जी श्री नरेंद्र कुमार पंड्या जी, हमारे कुल सचिव डॉक्टर दशरथ यादव जी, संचालक डॉक्टर ललित कुमार पटेल जी, जिगर भट्ट जी, प्रोफेसर बसंत कुमार भट्ट जी, तथा सभी श्रोतागण। कुछ यांत्रिक कठिनाई के कारण इसमें मुझे प्रवेश करने में थोड़ा करती हूँ। इस अवसर पर हम कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए बोलिए जी। सर। कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास, जो सार्वकालिक, सार्वत्रिक और हमारे राष्ट्र के एक महत्व और विशिष्ट संस्कृति के महान परिपूर्ण, सबके लिए नमस्य। उनकी हम जन्म जयंती मानते हैं। उनकी ही पंक्ति के अनुसार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघदूत में उन्होंने इन्हीं पंक्तियों से कहा था, समय बताया था, आ दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम तप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। आषाढ़ का प्रथम दिवस हमारी मान्यता के अनुसार आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, जो इस वर्ष 22 जून है, इसमें गुजरात में विशिष्ट रूप से गुजरात एकेडमी, जिसमें साहित्य संस्कृत है, और संस्कृत भारती और अन्य संस्थाएं मिलकर भव्य रूप से इसका आयोजन करते हैं। मुझे भी अवसर मिला है, गत वर्ष माननीय मंत्री श्री भी उपस्थित थे, और इस समारोह को भव्य और बहुत गौरवपूर्ण रीति से मनाया जाता है। इस वर्ष इस परिस्थिति में जब हम दूरस्थ रीति से सभी कार्य को संचालित कर रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपना परिचय, अपने गौरव, राष्ट्र चिंतन की धारा को निरंतर प्रवाहित करने की मनसा रखते हैं। इस अवसर पर श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने यह सोचा कि हम से माननीय महानुभावों का आशीर्वचन और उद्बोधन और मार्गदर्शन महाकवि कालिदास के सिद्धांत और साहित्यिक ऊंचाई है, जो सांस्कृतिक अभ्युत्थान का एक सामग्रिक परिचय है, उस आधार पर
हम सप्ताह का पालन करेंगे। आज इस अवसर पर विश्वविद्यालय को यह गर्व है कि हमें निरंतर मार्गदर्शन देने वाले हमारे माननीय शिक्षण मंत्री जी, जो सदिच्छा, सद्भाव, सौमनस्य निरंतर बरसते हैं, उनकी उपस्थिति में और माननीय महानुभव विद्वानों के मार्गदर्शन के साथ हम इस सप्ताह का महोदय, विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है पूर्णता गौरवाय। यह भी केवल एक योगायोग मात्र नहीं, एक दृष्टि है। यह भी महाकवि कालिदास की ही पंक्ति है। मेघदूत में उन्होंने कहा है, रिक्त सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। रिक्त जो होता है वो हल्का हो जाता है, उसको कोई भी उड़ाकर दूर फेंक सकता है, लेकिन जो पूर्ण है, भरा हुआ रहता है, वो गौरवपूर्ण रहता है, वही प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा के मार्ग पर पूर्णता की ओर, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसी सिद्धांत को अपनाकर जितने में है वह भी पूर्ण है, किंतु निरंतर पूर्णतर होने की संभावना बनी रहती है। हमारे छात्रों में, हमारे अध्यापकों में इस भूमि में अपार संभावनाएं हैं अधिक से अधिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में, और उस पूर्णता के कारण हम गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे। इसी ध्येय से यह विश्वविद्यालय स्थापित है। अतः ये महाकवि कालिदास कवि कुलगुरु की ही पंक्ति को ध्येय मानकर चलने वाला विश्वविद्यालय, यह सांस्कृतिक प्रतिष्ठान और शैक्षणिक अनुष्ठान, ये आज यह महाकवि कालिदास का यह जो सप्ताह मना रहा है, यह केवल संयोग मात्र नहीं है, यह एक निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की एक बलिष्ठ और उदात्त मनसा है। माननीय महोदय महाकवि कालिदास, जिनकी अपार एक स्नेहसिक्त भूमि धरा उज्जैनी, जिसकी उन्होंने उच्छ्वसित प्रशंसा भी की है। प्रतीयमान होता है उज्जैनी के वो रहे होंगे, अथवा उज्जैनी में दीर्घ काल उनका भी बहुत महत्वपूर्ण समय बीता होगा। इसमें कई तरह की किंवदंतियां हैं, वह मेरा विषय नहीं है। उज्जैनी का उल्लेख इसलिए करता हूं, आज श्री सोमनाथ भगवान के का जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है और द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर, जहां जो उज्जैनी में प्रतिष्ठित हैं, आज दोनों का अन्वय है। वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय जो कुलपति श्री विद्वान प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी, उनके माध्यम से हम कालिदास कवि कुलगुरु की धरा को बार बार नमन करते हैं। और उन्होंने महाकालेश्वर की बड़ी उच्छ्वसित प्रशंसा की है, और उन शिप्रा नदी, महाकालेश्वर, अवंती भूमि, उसके नायक, उसकी चरित्र को बहुत उच्छ्वसित ढंग से प्रस्तुत किया है महाकवि ने। आज उस धरा से, हमारे समझो से हमारे साथ प्रोफेसर शर्मा जुटे हुए हैं, यह हमारे सौभाग्य का विषय है। महोदय, मैं अधिक काल क्षेपण न करते हुए केवल दो बातें कहना चाहूंगा। जब भी हम भारतवर्ष की चर्चा करते हैं, इसमें हम उसकी महत्ता को विविध स्थानों में प्रतिष्ठित, प्रतिफलित, प्रतिबिंबित और आश्वासित हम पाते हैं, जिसमें महाकवि कालिदास एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाहे त्याग की बात हो, तो उन्होंने कहा कि रघुवंश की मैं प्रशंसा करता हूं। रघुवंश महाकाव्य लिखते हुए उन्होंने कहा कि मैं रघुवंश का उल्लेख क्यों कर रहा हूं, रघुवंश क्यों, रघुनाम अन्वयं बक्षे, मैं रघुओं का वंश वर्णन करने जा रहा हूं, क्योंकि उनमें इतनी विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है? वो कहते हैं रघुओं की विशिष्टता है त्यागाय संभृतार्थानाम, वो अर्थ संग्रह करते हैं त्याग के लिए, भोग के लिए नहीं। यही रघु का वैशिष्ट्य है। सत्याय मितभाषिणाम, सत्य रक्षा के लिए ही मित भाषण करते हैं, कम बोलते हैं इसीलिए कि सत्य का रक्षा हो, अधिक बोलने में कहीं सत्य का उल्लंघन ना हो जाए। सत्य रक्षा के लिए इस वंश ने अपने जीवन को भी बाजी में लगाया। हरिश्चंद्र इसी वंश में आए, इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की भी इसी वंश में आए, जिन्होंने पहले सत्य रक्षा के लिए अपना
जीवन तक देने के लिए तैयार हो गए। बाद में पहले सत्य रक्षा, बाद में प्राण रक्षा। और यशसे विजिगीषूणाम, पूरे राष्ट्र को यश प्राप्त हो इसलिए जिगीषा रखते हैं, जो दूसरों से प्रतिष्ठित होने की इच्छा रखते हैं। राष्ट्र का यश प्रतिष्ठित हो, रघुओं का वंश प्रतिष्ठित हो, इसके लिए। प्रजायै गृहमेधिनाम, प्रजाओं के लिए अर्थात संतति के लिए, वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, समृद्धशाली इसमें राष्ट्र के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। और विशिष्टता, एक विशिष्टता का महत्वपूर्ण उल्लेख किया है कि इनके 4 अवस्थाएं, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशव में विद्या का अभ्यास करते हैं। यौवने विषयैषिणाम, यौवन में विषयों की कामना करते हैं अर्थात गृहस्थ वृत्ति को धारण करते हैं, आश्रय लेते हैं। वार्धके मुनिवृत्ति नाम, वार्धक्य में मुनियों की तरह आचरण करते हैं, वानप्रस्थ ऋषि वानप्रस्थ आश्रम का आचरण करते हैं। घर में रहकर ही वार्धक्य होने पर मुनिवृत्तियों का आचरण करते हैं। और योगेनान्ते तनुत्यजाम, अंतिम अवस्था में योग के माध्यम से तनु का त्याग करते हैं। किसी बीमारी से और किसी प्रपंच के कारण, किसी दुर्घटना से नहीं। योगेनान्ते तनुत्यजाम रघूणाम अन्वयं बक्षे, इसीलिए मैं रघुओं का वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह महाकवि का वैशिष्ट्य है। जब भी हम प्रकृति का प्रणय देखते हैं, पर्यावरण का संरक्षण सोच देखते हैं, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये महाकवि पंक्ति है। शरीर ही सबसे बड़ा उत्तम साधन है। आज इसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। कोरोना के संकट के काल में उन्होंने ही कहा शरीर की रक्षा करना सबसे प्राथम में उसका है, क्योंकि यही तो सर्वश्रेष्ठ साधन है कोई भी धर्म, कोई भी कार्य करने के लिए। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए। और वाणी की आराधना करनी हो तो कहते हैं सरस्वती श्रुति महती महीयताम, हमारी वाणी शुद्ध हो। वाणी का प्रदूषण होने से आकाश प्रदूषित होता है, क्योंकि आकाश शब्द गुणक है, आकाश का गुण शब्द है। जब शब्द अपभ्रष्ट हो, वाणी अपभ्रष्ट हो, तो आकाश प्रदूषित होता है। आकाश का प्रदूषण भी होता, हम करते रहते हैं, करना नहीं चाहिए। ये हमें महाकवि की वाणियों से सीखने को मिलता है। माननीय, मैं अधिक समय न लेकर आज महाकवि का स्मरण करते हुए उन्हीं के मार्ग पर चलने के लिए यह विश्वविद्यालय संकल्पबद्ध हैं। इसी अवसर पर महाकवि कालिदास के इस सप्ताह को मनाने के अवसर पर माननीय शिक्षण मंत्री और विद्वानगण यहाँ से उपस्थित हैं। और ये आज अवसर में आप सभी उपस्थित महानुभावों को भूयः विश्वविद्यालय की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिवादन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों का बार बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम्। धन्यवाद गुरवः। भवतां वचोभिः वयम् उपकृताः स्मः। आपने महाकवि कालिदास के मेघदूत का उल्लेख करते हुए महाकाल का स्मरण किया, और हमारा विश्वविद्यालय जहाँ विराजमान है वो सोमनाथ महादेव, और वो दोनों को स्मरण करते हुए निराला जी की एक पंक्ति याद आ रही है। क्षिप्रा सा सरल तरल बहता हूँ, कालिदास की कथा सुनाता हूँ। मौत भी मुझे नहीं आ सकती, क्योंकि महाकाल की नगरी में मैं रहता हूँ। दोनों का स्मरण करते हुए निराला जी ने ये बात कही है। कालिदास को भी उज्जैन के प्रति बहुत लगाव था। वक्रः पंथा करके उन्होंने यक्ष के माध्यम से मेघ को कहा कि तुम्हें उज्जैनी के महलों की अटारियों को देखे बिना आगे नहीं बढ़ना है। रास्ता चाहे लंबा हो जाए, लेकिन उज्जैनी को देखे बिना तुमको आगे नहीं बढ़ना है। ऐसे उज्जैनी के विक्रम यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय श्रीमन्तः अत्र प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा महोदयः उपस्थिताः सन्ति। तान् अहं सादरं सश्रद्धं निवेदये, कृपया स्ववचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। मान्यः प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा महोदयः। कल्याणानां विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिंतामणये नमस्कुर्मः। या दुग्धापि न दुग्धेव कवि दोग्ध्रिभिरन्वहं हृदि नः सन्निधत्तां सूक्ति धेनुः सरस्वती। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये
वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सौराष्ट्र देशे विभवेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कालिदास सप्ताह की इस उद्घाटन विधि में भाव सम्मान्य गुजरात राज्य के माननीय शिक्षण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वत वरेण्य सम्मान्य कुलपति श्री प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या जी, सचिव श्री डॉक्टर दशरथ जादव जी, संयोजक डॉक्टर ललित कुमार पटेल जी और इस ऑनलाइन फेसबुक लाइव आयोजन से संपृक्त समस्त कालिदास अनुरागी जन। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने महाकवि कालिदास को समर्पित सप्ताहावधिक इस कार्यक्रम का संकल्प किया और के शुभारंभ में सम्मिलित होने का अवसर मुझे प्रदान किया। इसके लिए मैं सम्मान्य कुलपति महोदय और विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम अपनी ओर से कृतज्ञ निवेदित करता हूं। महाकवि कुछ के पूर्व 2-3 संदर्भों का उल्लेख आवश्यक है जो प्राचीन संदर्भ हैं। महाकवि कालिदास के काव्य का व्याख्यान करते समय या उनके काव्य के वैशिष्ट्य को रेखांकित करते समय प्राचीन विद्वान टीकाकारों ने जो कहा है उसके प्रकाश में हम अपनी अल्पज्ञता को देख सकते हैं। महाकवि कालिदास के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूरी, जिन्होंने कालिदास के काव्यों पर संजीवनी की, उन्होंने एक बात कही, कालिदास ग्राम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो ब्रह्मा विदुर नान्ये तुम आदृशाः। महाकवि कालिदास की वाणी तत्व को या तो स्वयं महाकवि कालिदास जानते हैं या वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी जानती हैं या फिर चतुर्मुख ब्रह्मा जान सकते हैं, उसके तत्व को नहीं जानते। और इसी आगे बढ़ाते हुए उनके परवर्ती दक्षिण के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार पूर्ण सरस्वती ने एक बात कही। पूर्ण सरस्वती ने महाकवि के मेघदूत नामक खंड काव्य पर विद्युल्लता नामक टीका का प्रणयन किया है। उस विद्युल्लता टीका के उपोद्घात में उन्होंने ये कहा कि प्रतिपद मखिलार्थ व्याकृतौ कह कृति स्यात् सुमति भी रहाव्ये कालिदासस्य काव्ये प्रभवति परिमातुम को विशेषान वपुषि सुकृति दृश्ये विश्वरूपस्य विष्णोः। ऐसा कौन व्यक्ति है जो विद्वानों के द्वारा समझे जाने वाले कालिदास के काव्य के प्रतिपद अखिल अर्थों को, अर्थात उनके द्वारा प्रयुक्त समस्त शब्दों के समस्त अर्थों को कौन व्याख्यायित कर सकता है। और उसके लिए उन्होंने एक सुंदर उपमा का प्रयोग किया कि जिस विश्व रूप का दर्शन, भगवान विष्णु के जिस विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को हुआ था, वह विश्व रूप जो केवल आत्मा लोगों के द्वारा ही देखा जा सकता है, उस विश्व रूप में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसको बताने में कौन समर्थ हो सकता है। तो यह महाकवि कालिदास के साहित्य की जो विराट स्वरूपता है उसको प्रदर्शित करने के लिए ये दो संकेत पर्याप्त हैं। और इनके साथ मैं यथामति महाकवि कालिदास के उस बहुआयामी व्यक्तित्व को कियत किंचित प्रस्तुत करने का
उपक्रम करता हूं। महाकवि कालिदास कवि कुल गुरु कहलाते हैं, कविता कामिनी के विलास कहलाते हैं, वे विश्व कवि हैं और उन्होंने चमत्कार का साक्षात्कार कराने वाला काव्य संसार रचकर कवि रेखा प्रजापति इस मान्यता को प्रमाणित किया है। महाकवि की प्रतिभा दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों ही काव्य विधाओं में सर्वातिशायी होकर शताब्दियों से का साक्षात्कार करने वाले सहृदयों की दृष्टि को अपनी अलौकिक आभा से सूर्य और चंद्र के समान निरंतर प्रकाशित और विस्मित कर रही है। प्राचीन भारतीय समीक्षक परंपरा ने इस तथ्य को प्रमुखता से रेखांकित किया कि महाकवि को अनेक विद्याओं, शास्त्रों और कलाओं का ज्ञाता होना चाहिए। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों में अग्रगण्य आचार्य भामह ने इसी बहुआयामिता को स्पष्ट करते हुए कहा था कि ज्ञान की ऐसी कोई विधा नहीं है जो काव्य का अंग न बनती हो। न सा विद्या न सा रीति न तच्छास्त्रम न सा कला जायते यन्न काव्यांगम अहो भारो महान कवे है। ये काव्य के संदर्भ में भामह ने कहा। और नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने भी नाट्य के संदर्भ में नाट्य के सर्वज्ञता के विविध क्षेत्रों में दक्षता की आवश्यकताओं को इन शब्दों में रेखांकित किया। न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म येस्मिन् यन्न दृश्यते। महाकवि कालिदास ने न केवल काव्य और नाट्य इन दोनों विधाओं में उत्कृष्टता के प्रतिमान स्थापित किए, अपितु मेघदूत जैसे अपूर्व दूत काव्य की रचना कर अपने बहुआयामी व्यक्तित्व को शब्द और अर्थ के किया। अपने काव्यों और नाटकों में उनके अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। दृष्टा ऋषि हैं, कहीं क्रांतदर्शी कवि हैं, वे भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ प्रवक्ता हैं, शास्त्रज्ञ हैं, प्रकृति के अनन्य आराधक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, कला मर्मज्ञ हैं, यायावर पथिक हैं, दार्शनिक हैं और इन जैसी अनेक छटाओं के साथ एक सच्चे प्रेमी के रूप में अपने व्यक्तित्व के बहुविध रूपों का साक्षात्कार वे कराते हैं। महाकवि कालिदास की रचनाओं का अनुशीलन करने पर उनके बहुमुखी पांडित्य के अनेक संदर्भ वैसे ही उजागर होते चले जाते हैं जैसे किसी कलाकार की तूलिका से उभरता चित्र प्रतिक्षण अभिनव वर्णों का समग्र संसार उपस्थित करता है। स्वयं महाकवि ने एक उपमा में इस बात को कहा है पार्वती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, उन्मीलितम तूलिकयेव चित्रम भिन्नमिवारविंदम बभूव तस्याह चतुरस्रशोभि वपुर विभक्तम नव शोभा है। जैसे चित्र चतुरस्र शोभा प्राप्त करता है, वही शोभा कालिदास के वाङ्मय की है, जहां शब्द और अर्थ निरंतर अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं। भारत की महान संस्कृति और सभ्यता के आदर्श स्वरूप को कालिदास ने अपनी वाणी में सुप्रतिष्ठित किया है। भारतीय हम त्रिवर्ग या चतुर्वर्ग को अत्यधिक आदर देते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति का मूल आधार है। महाकवि कालिदास धर्म, अर्थ और काम के इस त्रिवर्ग की चर्चा करते हैं और उस त्रिवर्गात्मक पुरुषार्थ में धर्म के स्थान को वे सर्वोपरि स्वीकार करते हैं। कुमार संभव महाकाव्य में वटु वेशधारी शिव जब तपस्यारत पार्वती उपस्थित होते हैं तो वे कहते हैं कि मुझे लगता है कि त्रिवर्ग में अर्थात धर्म और अर्थ और काम पुरुषार्थों में जो तत्वभूत है वह धर्म ही है, क्योंकि तुम अर्थ और काम को छोड़कर केवल और केवल धर्म का ही सेवन कर रही हो।
अनेन धर्मः सविशेष मध्य में त्रिवर्ग सार अविनी त्वया मनो यन निर्विषयार्थ कामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते। वर्ग को लेकर एक और संदर्भ रघुवंश महाकाव्य में भी आता है। रघुवंश महाकाव्य में दिलीप का जब वर्णन महाकवि करते हैं तो वे कह रहे हैं स्थित्यै दंडयतो दंड्यान परिणयतु अर्थ कामौ तस्यास्ताम धर्म एव मनीषिणः। वो राजा है तो अर्थ का पालन है, केवल प्रजाओं में अनुशासन की स्थापना के लिए, व्यवस्था की स्थापना के लिए जो दंड हैं, जो दंडनीय हैं, उनको दंडित, यह उस अर्थ वाला भाग है। और यदि उसने परिणय किया है तो वह परिणय केवल प्रसूति के लिए है, जो कि काम का और प्रजातंतुम मां तवच्छेदसी ही इस धर्मशास्त्रीय आज्ञा का परिपालन है। तो कालिदास ये कह रहे हैं कि दिलीप के लिए तो अर्थ और काम भी धर्म ही है। अप्यर्थ कामौ तस्यास्ताम धर्म एव मनीषिणः। तो इस त्रिवर्ग में धर्म की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने का निर्देश महाकवि कालिदास देते हैं। महाकवि की दृष्टि में यज्ञ, अध्ययन और दान, इनकी महिमा अक्षय है। और भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है तपस्या, उस तपस्या के प्रभाव को उन्होंने अपनी रचनाओं में गौरवपूर्ण स्थान दिया है। पार्वती की तपस्या उसका एक सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है। सम्मान्य कुलपति महोदय ने रघुवंशी राजाओं की जिन विशेषताओं को रेखांकित किया था, तो रघुवंश महाकाव्य के आरंभिक पद्यों में जो विशेषण में प्रयुक्त कर रहे हैं अपने वर्णन राजाओं के लिए, उसमें भारतीय शासकों का आदर्श स्वरूप हुआ है। महाकवि कालिदास अपने राजाओं को या भारतवर्ष के जो शासक हैं उनका क्या आदर्श स्वरूप धारण करते हैं। सोहम आजन्म शुद्धा नामा फलोदय कर्मणामा समुद्र क्षितिशा नामा अनाकर रथ वर्तमनाम शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौ नाम योगे नान्ते तंतजाम, आरंभ से लगाकर यह जो कुलक निर्मित किया है महाकवि ने, ये सारा का सारा उन आदर्श प्रतिमानों का एक संभार प्रस्तुत करता है। इन संदर्भों से महाकवि का वह व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है जो भारत की आत्मा से एकाकार है और भारतीय करने वाले राष्ट्रीय कवि को हमारे सामने लाता है। किंतु कालिदास ने न केवल इस आत्मा का साक्षात्कार किया, अपितु उन्होंने भारतवर्ष की भौगोलिक देह यष्टि से भी बहुत अच्छी तरह से परिचय प्राप्त किया था। ऐसा लगता है कि महाकवि ने यायावर पथिक की तरह पूरे देश का भ्रमण किया था। कुमार संभव में देवतात्मा हिमालय का अलौकिक दिव्य स्वरूप वर्णन हो, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमानगाधिराजः पूर्वापरौतोय निधिवगायः स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः, चाहे ये वर्णन हो, चाहे रघुवंश महाकाव्य में लंका से अयोध्या श्री राम द्वारा सीता को दिखाए जाते हुए अनंत असीम महासागर का चित्रण हो, ही पश्यामलयाद विभक्तम मत सेतुना फे नीलमंबुराशिम छायापथेनेव शरत प्रसन्नम आकाश चारुतारम ताम ताम अवस्थाम प्रतिपद्यमानम स्थितम दश व्याप्य दिशो महिम्ना विष्णोरिवास्या नवधारणीयम ईद्रक्तयम रूपम यत्तयावा। वो हिमालय है जो पूर्व और अपर समुद्रों को आलिंगित करते हुए पृथ्वी की तरह स्थापित है, और वह समुद्र है जो विष्णु के समान अचिंत्य है, अनवधारणीय है, जिसकी इयत्ता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा वर्णन वही व्यक्ति को कर सकता है जिसने अपनी आंखों से उसका साक्षात्कार किया हो। इसी प्रकार मेघदूत में रामगिरी से अलकापुरी तक की यात्रा के बीच मार्ग में आने वाली छोटी से छोटी नदियों का उल्लेख भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है कि महाकवि कालिदास ने अपनी मातृभूमि के भौगोलिक स्वरूप का आत्मीय साक्षात्कार किया था। रघुवंश महाकाव्य में महाराज
की दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में भारत के विभिन्न प्रदेशों की प्राकृतिक विशेषताओं का सूक्ष्म वर्णन भी महाकवि के यायावरीय व्यक्तित्व को प्रमाणित करता है। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतवर्ष की चतुर्दिक सीमाओं के साथ ही उसके मध्यवर्ती क्षेत्र का भी समग्र दर्शन कराते हैं और यह संकेत है कि इस महान देश के शरीर और आत्मा दोनों का साक्षात्कार भारतीय का अनुभव करने के लिए अपर्याप्त है, अपरिहार्य है। कालिदास का साहित्य विविध शास्त्रों और कलाओं का संगम है। गंभीर शास्त्रवेत्ता महाकवि ने अपने बहुशास्त्रीय ज्ञान को बड़ी कुशलता से काव्य का आवर्जक आकार प्रदान किया है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियामपि ये कहा गया है। काव्य का प्रयोजन संमिततया उपदेश बताया गया है। इसी संदर्भ में वेद, वेदांग, स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, नीति शास्त्र, शास्त्र, अलंकार शास्त्र इत्यादि पारंपरिक शास्त्रों में महाकवि की जो अबाध गति थी उसके असंख्य प्रमाण उनकी रचनाओं में बिखरे पड़े हैं। वेदज्ञ थे, इसके लिए उन्होंने संकेत किया प्रणव का। वैवस्वतो मनुर्न माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षिताम आद्यः प्रणवः छंदसामिव। या वे जब वर्णन करते हैं दिलीप और सुदक्षिणा का तो कहते हैं तस्याह कुरन्यास पवित्र पांसुम पांसुलानाम धुरिकीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। श्रुति की बात करते हैं। ये सारे के सारे वैदज्ञ होने के प्रमाण उनकी उपमाओं में प्रतिफलित होते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में तो उन्होंने स्वयं एक वैदिक छंद की रचना कर दी है और अपने उस व्यक्तित्व का निदर्शन कराया है। ऋषि का दिव्य स्वरूप उपस्थित करता है। अमी वेदिम परितः क्लिप्त धृष्ण्याः समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः अपघ्नन्तो दुरितम हव्यगंधैः वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। वेद के साथ साथ वेदांग के अनेक संदर्भ कालिदास के साहित्य में हैं जो उनके वेदांग शास्त्र के ज्ञाता होने को प्रमाणित करते हैं। जब वे निरुक्ति करते हैं क्षत्र शब्द की, क्षतात् किलत्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः, तो उनका निरुक्त का ज्ञान हमारे सामने आता है। जब वे कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठाः प्रथमं यूयं किं बलवत्तरैः अपवादैरिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परैः, तो व्याकरण शास्त्र का ज्ञान हमारे सामने आता है। जब वे कहते हैं उद्घातः प्रणवो यासाम न्यायैस्त्रिभिरुदीरणम्, वे 3 प्रकार से उच्चारण की बात करते हैं तो शिक्षा का ज्ञान हमारे सामने आता है। जब वे दिलीप और सुदक्षिणा का वर्णन करते हुए कहते हैं काप्य विख्यातयोरासीत् व्रजतो वेशयोः चित्रा चंद्रमसोर योगे, तो चित्रा और चंद्रमसु का, चित्रा और चंद्रमा का योग होने पर जो शोभा होती है वही शोभा राजा और रानी की हो रही है। तो अपने वेदांग के ज्योतिष शास्त्र का वे संकेत करते हैं। तो वेदांगों में महाकवि की दक्षता है। रघुवंश में अज इंदुमती का प्रसंग हो या कुमार संभव में शिव पार्वती का प्रसंग, कामशास्त्र के संकेत प्रमाणित करते हैं। वे इसके गंभीर अध्येता हैं। अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के सूक्ष्म तत्वों के कालिदास ज्ञाता हैं। राजनीति का वे निर्देश प्रदान करते हैं। शासक के कर्तव्यों को सुपरिभाषित करते हैं। कह रहे हैं स्वसुख निरभिलाष खिद्य से लोक हेतो हो, हे राजा तुम संसार के कल्याण के लिए प्रतिदिन कष्ट उठाते हो, जैसे कि वृक्ष अपने मस्तक पर धूप को सहन करता है और अपने आश्रित लोगों को छाया प्रदान करता है। ऐसा शासक का आदर्श स्वरूप सामने आता है। नियमयसी कुमार्ग प्रस्थितान आत्मदंडः, राजा किस प्रकार दंड धारण करके कुमार्ग पर प्रस्थान करने वाले लोगों को नियमित करता है, उसे कैसे नियमित करना चाहिए, इसका दंड नीति का संकेत महाकवि के साहित्य में मिलता है। इसी प्रकार महाकवि की रचनाओं में ललित कलाओं के भी मनोहर चित्र सुसज्जित हैं। संगीत के 3 अंग बताए गए हैं, नृत्यम गीतम तथा वाद्यम त्रयम संगीतम उच्यते। इन तीनों की सूक्ष्मताएं, नृत्य, गीत और वाद्य, इन तीनों की शास्त्रीय विवेचना कालिदास के साहित्य में उपलब्ध है। वे छलिक और चतुष्पदी जैसी नृत्य विधाओं की बात करते हैं, विविध गीतियों का संकेत करते हैं, चतुर्विध वाद्यों के प्रयोग की बात करते हैं। तो इन कला रूपों में
इस प्रकार वे अपनी अंगतता को सिद्ध करते हैं। मेघदूत में आलेख्यानाम स्वजल कणिका दोषमुत्पाद्य सद्यः कहकर और कुमार संभव में उन्मीलितम तूलिकएव चित्रकला के क्षेत्र में अपनी सिद्ध हस्तता को महाकवि कालिदास प्रमाणित करते हैं। कालिदास साहित्य में उपलब्ध दार्शनिक तत्वों से महाकवि का दार्शनिक स्वरूप प्रकाशित होता है। जब वे कहते हैं यामाहु सर्वबीज, जब वे कहते हैं त्वाम आमनन्ति प्रकृतिम पुरुषार्थ प्रकृतिनीम तद दर्शन उदासीनम त्वामेव पुरुषम विदुः, या वे कहते हैं वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम, तो ये सारे के सारे संदर्भ दार्शनिक परिनिष्ठित ज्ञान को रेखांकित करते हैं। कवि कालिदास प्रकृति के अनन्य आराधक हैं। उनका सौंदर्य बोध पर्यावरण की चेतना से अनुप्राणित है। उन्होंने प्रकृति में परमेश्वर का साक्षात्कार किया और अष्टमूर्ति शिव की वंदना के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम का जो शाश्वत आदर्श है भारतीयता का, उसे प्रतिष्ठापित किया। उनके साहित्य में हम देखें, शाकुंतलम में अपने प्रमाण अनुरूप घट से आश्रम वृक्षों का सिंचन करती हुई शकुंतला हो, या वनचर गजराज की रगड़ से छिले की व्यथा से दुखी पार्वती हो, यक्ष प्रिया के हाथों पाला पोसा मंदार का वृक्ष हो, या निसर्ग कन्या शकुंतला के सहोदर वृक्ष या लताएं हो, सर्वत्र कालिदास का प्रकृति उपासक व्यक्तित्व साकार दिखाई देता है। कालिदास केवल परंपरा के अनुयायी और पोषक ही नहीं है, उनका एक क्रांति जो यह कहने का सामर्थ्य रखता है कि यह मान्यता उचित नहीं है कि वह सब कुछ जो पुरातन है वही श्रेष्ठ है और जो नया है वह केवल इस कारण दोष युक्त नहीं हो जाता कि वह नूतन है। बुद्धिमान व्यक्ति को परीक्षा करके ही निर्णय लेना चाहिए कि किसे स्वीकार किया जाए और किसका त्याग किया जाए। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्ष्यान्यतरद् परप्रत्ययनेय बुद्धि। विश्व कवि कालिदास के बहुआयामी व्यक्तित्व का उदात्त स्वरूप एक लोक कल्याण चिंतक कवि के रूप में सर्वोपरि प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कालिदास वैयक्तिक उन्नति की अपेक्षा सामाजिक समुत्थान के पक्षधर हैं। वे समस्त संसार के मंगल की कामना करते हैं। यही एक सच्चे शिवाराधक व्यक्तित्व की पूर्णता है। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान अवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। धन्यवाद महोदय, आपने सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर अपने वचनों से हमें आप्लावित किया है। विश्वविद्यालय आपका अभिवादन और आभार व्यक्त करता है। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिक्षण मंत्री श्री, गुजरात राज्य के माननीय शिक्षण मंत्री श्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी को मैं आदर पूर्वक निमंत्रित करता हूं कि आप अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें। माननीय शिक्षण मंत्री श्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी। श्रीमान गोपबंधु जी मिश्र जी, श्रीमान बालकृष्ण शर्मा जी, जिन्होंने अभी अभी बहुत विद्वत्तापूर्ण भाषण हमको सुनाया, श्रीमान नरेंद्र कुमार पंड्या जी, दशरथ जादव, भाई जिगर भट्ट, हमसे जुड़े हुए सभी महानुभाव और विद्यार्थी बहनों और भाइयों, मैं आप सभी का राज्य के शिक्षा मंत्री के नाते स्वागत करता हूं और श्रीमान गोपबंधु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने
एक कालिदास जयंती के निमित्त रूप इस विषय को लेकर के बहुत अच्छा सप्ताह की सेलिब्रेशन के लिए मुझे बुलाया है। अभी अभी हमने शर्मा जी को सुना, बहुत अच्छी तरह उन्होंने कवि कालिदास को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे पूज्य गांधी जी इतने सालों के बाद भी आज प्रस्तुत हैं। गांधी विचार 100 साल पहले भी प्रस्तुत थे और आज भी इतने ही प्रस्तुत हैं। गांधी जी के 11 व्रत अच्छे जीवन के लिए, अच्छे समाज जीवन के लिए, अच्छा देश बनाने के लिए, ग्यारह व्रत कोई भी समय में इतने ही प्रस्तुत हैं। वैसे हमारे साहित्य के सभी कवियों में कवि कालिदास इतने ही प्रस्तुत हैं। कवि कालिदास को प्रकृति के कवि माना जाता है। कवि की व्याख्या स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो ये सभी रचनाएं कवि कालिदास की प्रकृति के साथ जुड़ी हुई सभी रचना में ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग का हम अनुभव करते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए उनकी सभी रचनाएं उनके व्यक्तित्व का अनुभव कराती है। आजकल पर्यावरण की चर्चा बहुत चलती है। हर एक ऋतु की एक आगवी विशेषता होती है। हेमंत और शिशिर में ठंड का अनुभव, तो ग्रीष्म में उष्णता का अनुभव, वसंत में आर्द्रता का अनुभव। लेकिन आजकल क्या हुआ है, ये संतुलन डिस्टर्ब हो गया है। समग्र ऋतु चक्र का संतुलन कवि कालिदास ने अपनी सभी कृतियों में, साहित्य में किया है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, वो संतुलन असंतुलन हो गया है। हम सब जानते हैं कि 20 का साल पूरा देश में न तो पूरी तरह संतुलन हुआ, पूरी साल बारिश बारिश बारिश। 19 और 20 में तो उसका कारण है असंतुलित पर्यावरण, और इसका कारण है कि हमने प्रकृति के सामने, प्रकृति के खिलाफ अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए जो जो काम किए, उसका असर धीरे 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 आज इतना बढ़ गया है और सभी ऋतु चक्र में अभी परेशानी उत्पन्न हुई है। इसका जिम्मेवार भी हम ही हैं। राजस्थान में चूरू में 50 डिग्री तापमान, हाउ इम्बैलेंस सीजन, 0-
कोल्ड, इतनी बारिश कभी देखी नहीं थी, इतनी बारिश, बाढ़, ये इम्बैलेंस सीजन, ये प्रकृति के खिलाफ हम जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। प्रकृति हमको वृक्ष, हवा, पानी, मगर हमने अपने स्वार्थ के लिए हवा को बिगाड़ा, पानी को बिगाड़ा। एक पन्ना भी काटने से पाप लगता है, ऐसी मान्यता वाली हमारी संस्कृति। अपने निजी स्वार्थ के लिए हमने पूरे पेड़ काट दिए। कालिदास ने कभी ऐसा नहीं कहा। कभी कालिदास ने तो पर्यावरण के बारे में जो अपने हित की बात है कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेंगे। इफ वी प्रोटेक्ट, इट विल प्रोटेक्ट। मगर अभी ये सब डिस्टर्ब हो गया है, तो प्रकृति के साथ चलना चाहिए। आज हम प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं। अभी अभी ऐसे सेमिनार, ये कोरोना नहीं होता तो शायद मैं सोमनाथ में होता, आप भी मध्य प्रदेश से सोमनाथ में होते। हम सभी सोमनाथ दादा का दर्शन करते हुए एक हॉल में या मंडप में, मगर क्यों ऐसा वर्चुअल करना पड़ा? क्योंकि प्रकृति खिलाफ हो गई है। प्रकृति का गुस्सा देखिए कितना है। हम घर में रहे, पूरा विश्व घर में। प्रकृति का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। साइक्लोन, किसानों की फसल नाश करने वाली तीड़ी, 2 दिन पहले गुजरात में अर्थक्वेक, ये सब क्या संकेत क्या है? हम जब मूल में जाए तो कभी कालिदास को याद करना है कि कभी कालिदास ने पर्यावरण की रक्षा के बारे में कहा है, प्रकृति की पूजा के बारे में कहा है, लेकिन हमने प्रकृति की पूजा नहीं की, पर्यावरण की रक्षा नहीं की। हमने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हमारी जीवन पद्धति शुरू हो गई। आजकल समाज में असत्य का प्रभाव, नैतिकता का अभाव, चारित्र का पालन नहीं, प्रकृति के खिलाफ खान पान, आहार और विचार, ये सब प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। हम बोल नहीं सकते ऐसे खाने में, हमें बोलने भी अच्छा नहीं लगता है ऐसा खाने में लोग। तो प्रकृति कब तक सहन करेगी? प्रकृति बोली कि आपके खाने के लिए धरती माता ने कितना अन्न, वो अपने किसान ने मेहनत करके उगाया है, आप अन्न खाओ, गेहूं, बाजरा, चावल, फल, ये छोड़ करके हमने प्रकृति के मिजाज को नहीं पहचाना। कालिदास की सीख को हमने याद नहीं रखा। ये कोरोना के माध्यम से प्रकृति रूठी हुई है। पूरा विश्व आज एक समान बीमारी का सामना कर रहा है। अभी हमें थोड़ा मुड़ के देखना भी है कि हम 3 महीने अंदर रहे तो
आप ही में हवा शुद्ध हो गई, आप ही में गंगा यमुना नर्मदा शुद्ध हो गई, जमीन शुद्ध हो गई। तो ये प्रकृति का प्रताप है और हम दोषित हैं। हम दोषित हैं इसीलिए तो हम घर में रहे, प्रकृति खुश हो गई। ये हमारे लिए सबक लेने की नौबत आ गई है और हम अभी नहीं समझे तो और भी मुसीबत आने वाली है। फिर भी पूरे विश्व के तुलना में, पूरे विश्व की तुलना में जो सुपर पावर अपने को कहलाते हैं, ऐसे जो कई सुपर पावर कंट्रीज हैं जहां पर आबादी हमसे 5 गुना कम है, मृत्यु आंक हमसे 5-10 गुना ज्यादा है। ये एक ही कारण है। कवि कालिदास ने अपने संस्कृत साहित्य में जो राजा का वर्णन किया है, जो गुण है राजा के, हम सबके नसीब से आज हमको ऐसा नरेंद्र भाई के रूप में राजा मिला है। निस्वार्थ हैं, अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपना परिवार भी छोड़ दिया है, देश के लिए सोचते हैं, विश्व के लिए सोचते हैं। मेरी बात गौर से सुनिए। इसीलिए तो विश्व का एक ही नेता है हमारे पास जिनकी बात न केवल विश्व सुनता है, मानता भी है। योग के बारे में जिनके लिए ये हिंदुओं का योग है, भारत का विषय है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। आयुर्वेद भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ विषय है, कोई मानता नहीं था। मगर नरेंद्र भाई ने बोला कि योग हिंदुओं का नहीं है, भारत का नहीं है, मनुष्य का है। कुदरत ने, प्रकृति ने हमें जाति, धर्म, देश भले ही अलग दिए हो, मगर हमारे शरीर की रचना हिंदुस्तान में, अमेरिका में, हिंदू की, मुसलमान की एक समान है। इसलिए योग और आयुर्वेद एक श्रेष्ठ उपचार भी है। ये सभी बातें प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए आज पूरा विश्व नरेंद्र भाई को मानता है। और नरेंद्र भाई जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ लंबे समय तक मैंने काम किया। तो वो भी वृक्षारोपण में, पानी के शुद्धिकरण में, हवा के शुद्धिकरण में बहुत बहुत कार्यक्रम करते थे, मानते थे। दिल्ली में भी यही कर रहे हैं। तो आज के सप्ताह दरमियान हम सबको एक बात पे संकल्प करना चाहिए कि मेरे हाथ से प्रकृति बिगड़ेगी नहीं, मेरे हाथ से पर्यावरण बिगड़ेगा नहीं। मैं पर्यावरण और प्रकृति को संभाल के रखूंगा। प्रकृति के नियमों के साथ मेरा जीवन होगा। भले ही अल्प समय में, निजी स्वार्थ में मुझे आनंद मिले, मगर मैं मेरे स्वार्थ को छोड़ करके समाज के स्वार्थ को मैं ध्यान में रखूंगा और प्रकृति के नियम के अनुसार मेरा जीवन होगा। ये बात इस सप्ताह में मुझे लगता है कि हम सबको करनी है और फिर आचरण भी करना है। उपबंधु जी ने बहुत ही योग्य समय में ये विषय की चर्चा 7 दिन के लिए हम सब में
खुली है। मैं आज पहला दिन है, आज के पहले दिन में ही मैं मेरी बहुत सारी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि इस बहाने इस पर्यावरण प्रकृति को कोरोना से जोड़ करके हम अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकेंगे, और यही तो हमारा काम है। जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिनको संस्कृत नहीं आती उनको भी बोलने में सिखाती है, यही तो अपना काम है। मैं भगवान सोमनाथ को प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं आपके मंडप के नीचे आऊं और प्रत्यक्ष रूप से ऐसे अभी वेबिनार नहीं मगर सेमिनार में आकर के संबोधन करूं। इस बात के साथ फिर से मेरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, अच्छे विषय को आपने पसंद किया है, धन्यवाद देते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद महोदय, आपकी वाणी से हम आप्लावित हुए हैं। हम सभी लोग आपका धन्यवाद करते हैं। अब विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद प्रदर्शन के लिए माननीय कुल सचिव डॉक्टर दशरथ जादव जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर दशरथ जादव जी। जय सोमनाथ। माननीयाः गुजरात राज्यस्य शिक्षण मंत्री महोदयाः आदरणीय श्री भूपेन्द्र सिंह चुडासमा महोदयाः, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयाः, विक्रम विश्वविद्यालयस्य कुलपतय महोदय प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी महाभागाः, विश्वविद्यालयस्य संचालित महाविद्यालयस्य प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या महोदयाः, विद्युत जाने की वजह से ये विक्षेप उत्पन्न हुआ है। दशरथ जादव जी अभी हमारे साथ फिर से ज्वाइन होंगे मोबाइल के द्वारा। दशरथ जादव जी, कृपया मोबाइल से ज्वाइन कीजिए। क्षम्यताम, દર્શકોની ક્ષમા યાચના કરીએ છીએ। વિદ્યુતના લીધે આ સમસ્યા ઉત્પન્ન થઈ હોવાથી વિક્ષેપ ઊભો થયો છે, इसलिए कृपया आप क्षमा कीजिए। कुछ ही क्षण में दशरथ जादव जी आभार दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। अभी मोबाइल से वो ज्वाइन करेंगे। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम इति एकम गीतम वर्तते। कालिदास आज जनप्रिय कवि हो गए हैं। सबके जन जन में कालिदास स्मरण में रहते ही हैं और उनका साहित्य भी चिर स्मरणीय है। मैं दशरथ जादव जी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, कुछ क्षण में वो उपस्थित होंगे। दशरथ जादव जी। यादव जी मोबाइल से कनेक्ट हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। आप आभार व्यक्त मैं कर देता हूँ आभार व्यक्त। इस कालिदास सप्ताह प्रसंग में उपस्थित
सभी महानुभावों का मैं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आपने अपना समय देकर ऑनलाइन जो कालिदास सप्ताह है उसमें उपस्थित रहकर हमको उपकृत किया है। अतः विश्वविद्यालय की ओर से पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जयतु सोमनाथः, जयतु संस्कृतम। कल 11 बजे फिर हम कालिदास सप्ताह के अंतर्गत कालिदास प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए उपस्थित होंगे। तो फिर से मैं आमंत्रित करता हूं, कल कालिदास प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में फेसबुक लाइव यह कार्यक्रम होगा। आप सभी फेसबुक लाइव इस कार्यक्रम के जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। माननीय कुलपति जी, हम इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं आपकी अनुमति की अपेक्षा से। जी जी, नहीं सुनाई दे रहा। कुलपति जी की अनुमति से हम कार्यक्रम को समाप्त मंत्र। हाँ जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, सबका धन्यवाद प्रकट करते हैं।